सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ अपनी चैनल बलजीत परमार फॉर यू लेके आपके लिए। आज हम बात करेंगे, आप बहुत लोगों की बहुत दिनों से एक फरमाइश आ रही थी कि मनिया सुरवे का किस्सा आप पूरा सुनाइए। तो आज मैंने पिछले कई दिनों से जो मैं उस पर काम कर रहा था, उसकी बहुत सारी नई डिटेल जो आपको बहुत हैरान करेगी, चौंका देने वाली डिटेल्स मिली हैं जो मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसे भी हो सकता है। वो पूरी की पूरी बातचीत जो मैंने हासिल की, जो जानकारी हासिल की, वो मनिया सुरवे के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। उसमें बहुत सारे सवाल हैं। क्या मनिया सुरवे का एनकाउंटर ज़रूरी था? क्या उसको किसी साजिश के तहत मारा गया? क्या उसका कोई पॉलिटिकल एंगल था? क्या उसमें कोई दाऊद कनेक्शन था? या उसके अलावा कुछ और ऐसे कंपेलिंग रीजंस, जिसको हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं, कि कुछ ऐसे कारण थे कि उसको मारना ही ज़रूरी था? कोई इतना बड़ा क्रिमिनल तो वो था नहीं। ले दे के अगर आप उसकी क्राइम की हिस्ट्री सुनिए, पढ़िए, तो उसने किया क्या था। एक मर्डर केस में बंद हुआ, जो मर्डर उसने किया नहीं था वो आपको सबको मालूम है, नेट पे अवेलेबल है, किताबों में लिखा गया, फिल्में बनी उनमें भी दिखाया गया। एक आदमी ने जिसने मर्डर किया नहीं, उसको आप उम्र कैद की सज़ा दे देते हो, 9 साल वो आदमी जेल में रहता है, उसके बाद जेल से बड़े तरीके से भागता है। वो कहानी आपने सुनी। उसको जेल से उसने भागने के लिए जो प्लान बनाया, वो उसके पढ़े लिखे होने का, उसके दिमाग की फर्टाइल ब्रेन, जो उसका दिमाग जरखेज़ था, उसकी पैदाइश थी। उसको मालूम था कि मैं अगर इस जेल में रहूँगा तो उम्र तो उसकी हो गई थी काफ़ी, 32-33 साल उम्र उसकी तब हो गई थी जब जेल में गया। तो उसके बाद उस साहब जब मरा तो 38 साल की उम्र थी, तो बाकी लोगों से काफ़ी सीनियर था वो, और एक पढ़ा लिखा आदमी, ग्रेजुएट आदमी। कीर्ति कॉलेज से उस आदमी ने 78% मार्क्स लेके बीए की। उस ज़माने में 78% मार्क्स लेना वो बहुत बड़ी बात होती है। और उसके बाद जो ट्रेजिडी की बात है वो ये है कि ग्रेजुएशन तो उसने की कीर्ति कॉलेज से, लेकिन जो मास्टर्स किया वो क्राइम की दुनिया में किया। तो लेकिन खैर, तो उस आदमी को जेल से निकलने के लिए उसने तरीका अपनाया कि उस जेल में उसने झगड़े करने शुरू किए लोगों के साथ, जो और कैदी थे वहाँ पे। मैंने एक पहले एपिसोड में बताया था कि कुछ लोग तो जेल में जाके सुधर जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिगड़ते हैं और बहुत बिगड़ते हैं, उनको फिर रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक जो जेलें हैं हिंदुस्तान की, वो एक फर्टाइल ग्राउंड हैं। वो एक बहुत एक रिक्रूटिंग एक ज़मीन है जहाँ से क्रिमिनल्स पैदा होते हैं और उनको रिक्रूट किया जाता है जुर्म की दुनिया में, क्राइम की दुनिया में। उनमें से एक ये पढ़ा लिखा शख्स था जो उस ज़माने में, अपने ज़माने में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था। तो उस आदमी ने झगड़े शुरू किए, उसकी वजह से काफ़ी कंप्लेंट्स जेल अथॉरिटीज़ ने की, तो उसको उस जेल से शिफ्ट करके रत्नागिरी जेल में भेज दिया गया। रत्नागिरी जेल जो है कंपैरेटिवली बहुत छोटी जेल है, बहुत कम स्टाफ होता है वहाँ पे, कोई नामचीन कैदी नहीं होते, कोई गैंगस्टर नहीं होते, ये बहुत बड़े मुजरम नहीं होते। तो उनमें से उसका वहाँ पे दबदबा बनाना, जहाँ अपनी ठाठ शान से रहना और भागना, आखिरी काम जो उसने सोच के रखा था, वो उस जेल में आसान था। तो रत्नागिरी जेल में जाके उसने बड़े मैन्युपुलेटिव वे से उसने भूख हड़ताल करी कि खाना बराबर नहीं मिलता है, जेल में ये फैसिलिटी बराबर नहीं है, मेरे को बी क्लास फैसिलिटी मिलनी चाहिए, मैं ग्रेजुएट हूँ। और बहुत से लोगों को इस बात का पता ही नहीं था, जेल के स्टाफ को। तो भूख हड़ताल करने से वो बहुत कमज़ोर हुआ और उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा, जो वो चाहता था। हॉस्पिटल जाने के लिए ही उसने भूख हड़ताल रखी थी, और जब हॉस्पिटल गया तो वहाँ से वो एक दिन भाग निकला।
तो ये मनिया सुरभि की जेल से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से भागने की कहानी थी। वो आपने सुनी पहले एपिसोड में, जो कुछ हफ्ते पहले मैंने आपको सुनाया था। और जेल से भागने के बाद जब आदमी एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी सकता है, पूरी पुलिस, पूरा जंतर मंतर तंत्र जो सरकार का है वो पीछे होता है आपको ढूंढने के लिए, आपके कोई दुश्मन भी आपके पीछे होते हैं, तो वो शख्स अपना फिर जो एक बेघर की तरह, एक खाना बदोश की तरह, एक कानून से भगौड़ा होने की तरह वो आदमी अपनी ज़िंदगी लुक छिप के कैट एंड माउस वाली गेम, बिल्ली और चूहे की गेम जो है वो शुरू हो जाती है। क्रिमिनल आगे आगे, लॉ एंड ऑर्डर, कानून पीछे पीछे। तो वो आदमी वहाँ पे वापस बम्बई आता है और उसका कोई बेस नहीं था बाकी क्रिमिनल्स की तरह। वो बम्बई से भाग के उत्तर प्रदेश चले जाते हैं, वहाँ बेस बना लाते हैं। बम्बई से भाग के नागपुर चले जाते हैं, वहाँ बेस बना लेते हैं। जब मुंबई से भाग के बेंगलौर चले जाएंगे तो वहाँ उनके अड्डे होते हैं। लेकिन इस किस्म की कोई सुविधा, कोई फैसिलिटी मनिया सुरभि के पास नहीं थी, क्योंकि वो कोई इतना बड़ा बदमाश या सरगना या डॉन नहीं था जो अक्सर लोग न्यूज़पेपर्स में और टीवी चैनल्स पे उसको डॉन का नाम देते हैं। मेरे हिसाब से वो कोई ना तो बहुत बड़ा क्रिमिनल था और ना ही कोई डॉन था। वो एक अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा था। तरीका गलत हो सकता है, लेकिन जो जद्दोजहद थी पूरी, वो उसकी सर्वाइवल की जद्दोजहद थी। तो उन्हीं दिनों में जब वापस बम्बई आता है तो जो उसके पुराने दोस्त होते हैं, कुछ लोग वो जो उसको जेल में मिले थे 9 साल के दौरान, उनके टच में आया। उनमें एक मधु था, मधु भाई उसके साथ मिला। उसके पास भी एक हथियार था, उसके थ्रू इसने भी एक पिस्टल खरीद ली और अपना बाकी सामान भी साथ रखने लगा। एक और पुराना दोस्त मिल गया, अरुण, जो इसके इलाके में ही रहता था, आगरा बाज़ार के नज़दीकी पुर्तगेज़ी चर्च के पास। वो उसको इसने ड्राइवर रख लिया। अपने हथियारों के ज़ोर पे एक किसी से एम्बेसडर गाड़ी छीन ली और डरा धमका के। तो वो गाड़ी को अरुण चलाता था, मधु और ये साथ में बैठता था। उसी दौरान इसको धारावी का शेख मनीर मिल गया। शेख मनीर छात्र बदमाश था धारावी इलाके का, उसकी कुछ पुरानी दुश्मनियाँ भी थी। और जब इसकी दोस्ती हुई शेख मनीर से, इन्होंने जो पहली रॉबरी की, आप सुन के हंसोगे आप, वो 5,700 रुपये की थी। मतलब एक आदमी को लूटा और उससे सिर्फ 5,700 रुपये 1980-81 में कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी। तो वो एक केस इनके ऊपर बना कि नए बने गैंग ने डकैती भी की, छीना झपटी की, वो भी कितने की, 5,700 रुपये की। लेकिन जो इनका तौर तरीका था रहने सहने का, वो कुछ इस किस्म का था कि बहुत बड़े बदमाश लगते थे। एक हवा क्रिएट करके रखा था, एक तलिस्म बना के रखा था। वो इसकी एक, क्योंकि पढ़ा लिखा था इसलिए इसने कुछ इस तरीके से अपने आप को समाज में, सोसाइटी में पेश करना शुरू किया कि लोग उसको बदमाश मानना शुरू कर दें। अपने इलाके में थोड़ा साइड में जाके हफ्ता वसूली शुरू किया, लोगों से पैसे मांगने शुरू किए। अब मैं बताता हूँ कि वहाँ से मेन झगड़ा कहाँ से शुरू होता है। इस जहाँ पे ये आदमी रहता था उस इलाके में एक और शख्स था महाराष्ट्र में, उसका नाम नहीं लूँगा, वो आजकल बहुत इज्जतदार इंसान बना हुआ है। तो उसने उसका भी बहुत बड़ा रोल है मनिया सुरभि बनाने में। तो उस आदमी के पास 35-40 टूरिस्ट गाड़ियों का फ्लीट था। एम्बेसडर गाड़ियाँ, फिएट गाड़ियाँ, मैटाडोर, कुछ 6-7 एम्बुलेंस भी थी और कुछ इम्पोर्टेड गाड़ियाँ थी 4-5। प्लाईमाउथ उस ज़माने में होती थी, ऑस्टन गाड़ियाँ होती थी, या एक आध मर्सिडीज़ भी थी शायद। तो इस किस्म की कुछ गाड़ियाँ उस आदमी ने किराए पे देता था और इसके मनिया सुरभि के घर के 200 गज दूर, 200 यार्ड दूर रहता था। और वो शख्स मनिया सुरभि का कीर्ति कॉलेज में क्लास फेलो भी था, जानते थे एक दूसरे को।
और वो शख्स की एक खासियत और थी कि बहुत जो बॉम्बे के क्राइम ब्रांच के और जो 4-5 चुनिंदा पुलिस स्टेशन उस इलाके में थे, उनको भी गाड़ियां वो कई बार बिना पैसे के दे देता था। आपको मालूम है, जब पुलिस ने कहीं मुंबई से बाहर जाना होता था, सरकारी गाड़ियां बहुत कम थी, ट्रेन में बस में आने जाने में टाइम बहुत लगता था, तो इस किस्म के लोगों से वो गाड़ियां कई बार पैसे देते थे, कई बार नहीं देते थे, लेके जाते थे। वो अपना इन्वेस्टिगेशन का, क्राइम का काम पुलिस वाले करते थे। उस चक्कर में उस शख्स की पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छी खासी पैंठ बन गई। उसके बहुत एहसान थे बहुत सारे पुलिस वालों के ऊपर। और उन दिनों में जब मनिया सुरभि जेल से वापस आता है, तो इसके दिमाग में एक ही शख्स आया जो इसको उस मजबूरी के दिनों में, तंग दस्ती के दिनों में कुछ पैसा टका इसको दे सकता। तो ये आधी रात को, दिन में तो घूम नहीं सकता था, तो आधी रात को अपने 2 दोस्तों के साथ वो शख्स के घर पे जाता है, उसी एरिया में, दादर में, प्रभा देवी एरिया, पुर्तगीजी चर्च के पास, अगर बाज़ार। वो उसके पास उसके आधी रात को 1:30 बजे जाके उस शख्स को जगाता है। उसको कहता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे अपनी ज़िंदगी थोड़ी जीने के लिए, भाग दौड़ करने के लिए, तू मेरा पुराना दोस्त है, मदद कर। उस शख्स ने पैसा देने से इनकार कर दिया। अब मनिया सुरभि क्योंकि जेल से आया था, थोड़ी सी क्रिमिनल भावना दिल में पनपनी शुरू हुई थी और कुछ ऐसा काम करना भी चाहता था, कमिटेड था, तो उसने चाकू के छुरे की नोक पे उस शख्स का, जो उसके घर में जो अलमारी थी, जहाँ उसकी सेफ थी, जहाँ पे पैसा रखा होता था, उसको डरा धमका के वो उससे खुलवा के, कहते हैं कि 50,000 रुपया उस ज़माने में मनिया सुरभि उस आदमी के घर से निकाल के ले गया। अब उस शख्स को अंदर से बहुत इस बात की खुंदक थी। उसने कंप्लेंट ऑफिशियली तो नहीं की, लेकिन अंदर खाते उसने पुलिस वालों पे प्रेशर डालना शुरू किया। वही पुलिस वाले जो उसकी गाड़ियां लेके जाया करते थे, जिनके ऊपर उसके एहसान थे। तो मनिया सुरभि के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा। इस आदमी ने गुस्से में एक दिन अपने उस दोस्त, जिसके घर से आधी रात को पैसे लेके गया था, उसके मुंह पे तेजाब फेंक दिया। मनिया सुरभि हमेशा अपने साथ एक लेदर पाउच रखता था कमर से बांध के, उसमें एक तेजाब की बोतल भी रखता था। उसको मालूम था कि कभी बंदूक चलाने का मौका नहीं मिलता, कभी चाकू छुरी चलाने का मौका नहीं मिलेगा, तो ये तेजाब की एक शीशी मेरे बहुत काम आएगी। एसिड जिसको हम बोलते हैं, वो हमेशा साथ में रखता था। तो उस आदमी का, इसके दोस्त का मुंह जो था बुरी तरह जख्मी हुआ। आज भी उसके चेहरे पे उस तेजाब के निशान हैं। तो ये उसकी दुश्मनी और ज़्यादा बड़ी। मनिया सुरभि छिप के रहता था, आधी रात को घर आना, कभी अर्ली मॉर्निंग आना, लेट नाइट आना, या कई बार नहीं आना। शादी हो चुकी थी, बीवी थी, बच्चे थे, घर में माँ थी, बाप था, एक बड़ा भाई भी था जो बदमाश था। वो इसका जो बड़ा भाई, जिसकी वजह से इसको जेल जाना पड़ा। तो चारों तरफ से घिरा हुआ एक नौजवान जो नहीं चाहता था, कभी सोचा नहीं था कि मैं क्रिमिनल बनूंगा, उसको कैसे हालात ऐसा 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 इस दलदल में लेके जाते रहे। तो मनिया सुरभि भागता रहा, प्रेशर बढ़ता रहा, उस शख्स का प्रेशर बढ़ा। और उन्हीं दिनों में एक और काम मनिया सुरभि ने जो किया, वो बहुत अहमियत रखता है इस बात में कि मनिया सुरभि को क्यों मारा गया। एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का, जो बाद में चीफ मिनिस्टर भी बना महाराष्ट्र का, उस शख्स ने, उसका एक रेस्टोरेंट था वहाँ पे, बिल्कुल मनिया सुरभि के घर से 200-250 गज दूरी पे। तो वो इसको जानता भी था। वो जो रेस्टोरेंट था वो बहुत चलता था। ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट था, ऊपर फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे चौल नुमा लोग रहते थे, महाराष्ट्रियन लोग, जो मनिया सुरभि को बचपन से जानते। देखो, उसका एरिया था सिद्धि विनायक मंदिर के बिल्कुल सामने, अक्रॉस द रोड। तो उसने रीडेवलपमेंट के
का झांसा दे के लोगों को बोला कि आप पूरी चौल खाली कर दीजिए, मैं यहाँ पे एक बड़ी बिल्डिंग बनाऊँगा, उसमें कुछ घर आपको दूंगा और बाकी मैं अपना यहाँ पे होटल बना लूँगा या कुछ और काम करूँगा। तो वो लोग तैयार नहीं हो रहे थे। और वो पॉलिटिशियन था, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था, उसकी पार्टी की सपोर्ट उसको पूरी थी, पुलिस वाले भी उससे डरते थे, बड़े सालों से सरगर्म था पॉलिटिक्स में। तो उस शख्स ने इतना प्रेशर लोगों के बनाया कि लोग एक समय मजबूर हो गए वो चौल खाली करने के लिए। लेकिन मनिया सुरभि ये खड़ा हो गया, बोलता नहीं होगा, मैं ये चौल खाली नहीं करने दूंगा। इसने उस शख्स से पब्लिकली, उस पॉलिटिकल लीडर से उस ज़माने में 5 करोड़ रुपए की रकम मांगी कि हम सबको, जितने लोग हैं इनका मिला के 5 करोड़ रुपया दोगे तो हम खाली करेंगे, नहीं तो ये जो इमारत है इसको ये खाली नहीं होगी। तो करते करते कोई 3 करोड़ तक भी फैसला हुआ, लेकिन वो पॉलिटिशियन वो पैसा देना नहीं चाहता था। वो टाइम निकाल रहा था कि आज नहीं तो कल लोगों का सब्र टूटेगा और वो मेरी बात मानेंगे। तो एक उस शख्स का, इतने बड़े पॉलिटिशियन का पुलिस के ऊपर प्रेशर, क्या मनिया सुरभि को सीधा कीजिए। वो तभी एनकाउंटर का रिवाज नहीं था कि किसी आदमी को जान से मार दो, लेकिन बहुत बड़ा प्रेशर था उन सब को, एक वो ट्रांसपोर्ट वाले को, एक इस पॉलिटिशियन को। एक दिन पुलिस वालों से जो मनिया सुरभि की कोई दुश्मनियाँ चल रही थी, तो ये तीनों ताकतें इकट्ठी हो के मनिया सुरभि को ख़त्म करने के लिए प्लानिंग शुरू की। और मज़ेदार बात यह है कि 1980 में दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई शबीर का मर्डर होता है, साबिर का, और उसमें कहा जाता है कि मनिया सुरभि के हाथ था। लेकिन ये कंट्रोवर्सी है। एक वर्षन कहता है कि ये उसको मारने में पठान गैंग के साथ था, दूसरा वर्षन ये कहता है कि ये साथ में नहीं था। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं दाऊद गैंग के दिमाग में थी कि जो शख्स आज हमारे आदमी को मारने की हिम्मत कर सकता है, या वो मर्डर भी मनिया सुरभि के घर के पास ही हुआ, तो वो भी 2-2.5 गज की दूरी पे हुआ, सिद्धिविनायक मंदिर के सामने पेट्रोल पंप पे। तो इसका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन था वो अपने घर के इर्द गिर्द ही था, बाहर जाके कहीं कोई काम नहीं करता था। तो वहाँ पे लोग इसको जानते थे, बचपन से रहा था, कहीं भी इसको रहने की जगह मिल जाती थी, छुपने की जगह मिल जाती थी। तो उसका दुश्मनी भी दाऊद गैंग की इसके साथ अंदर खाते थी। लेकिन तभी दाऊद गैंग उस एरिया में जाके, वो दाऊद गैंग के लिए परदेश था। दाऊद गैंग की जो हुकूमत चलती थी वो नागपड़ा डोगरी में चलती थी, और मनिया सुरभि का एरिया टिपिकली 90-95% डोमिनेटेड बाई महाराष्ट्रियन, जहाँ पे बाहर के लोगों का जाना और कुछ करना बहुत मुश्किल था। ये वही इलाका है जिस इलाके से उसके बाद संजय रगड़, दिवाकर चुरी, तारी भाई, ये सब लोग उसी इलाके से निकले जो अंडरवर्ल्ड में बहुत बड़े सरगना बने अपने अपने तरीके से। तो एरिया ऐसा था कि बाहर के लोगों के लिए वहाँ जाके कुछ करना बहुत मुश्किल होता था। तो प्लानिंग ये हुई कि चारों तरफ से मनिया सुरभि को घेरा जाए। और आखिरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट, उस समय जो क्राइम ब्रांच का एसीपी था, मुंबई की क्राइम ब्रांच उस समय बहुत मजबूत गिनी जाती थी, बहुत दबदबा था, बहुत तहलका था। उसका जो एसीपी इंचार्ज था रणबीर लेखा, वो जाना माना दाऊद गैंग का खास आदमी था। लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम को बनाने में सबसे बड़ा हाथ रणबीर लेखा का है। ये रणबीर लेखा वही रणबीर लेखा है जो एक ज़माने में माटुंगा पुलिस स्टेशन का सीनियर था और वरदा राजन मुडलियार का खास आदमी था। रणबीर लेखा के घर में शादी में वरदा राज मुडलियार ने 365-370 टीवी सेट सब मेहमानों को फ्री में गिफ्ट किए थे। इस किस्म का आदमी था। तो उसकी पॉलिसी हमेशा ये रहती थी कि क्रिमिनल्स के 2 ग्रुप्स को आप उसमें लड़ाओ, उनमें से एक ग्रुप की मदद करो, दूसरे को ख़त्म करो, और जब मौका मिले तो फिर दूसरे को भी ख़त्म करो। अजीब किस्म का आदमी था वो, लेकिन इफ़ेक्टिव था क्राइम कंट्रोल करने में। अगर बंदा मारना भी है तो वो बिल्कुल हिचकिचाता नहीं था। पुराने ज़माने में एक ही पंजाबी ऑफिसर था वो,
और उसके बहुत किस्से कहानियाँ हैं। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। अब उस एक तरफ पुलिस के ऊपर उस पॉलिटिशियन का प्रेशर, दूसरी तरफ पुलिस के एक दोस्त उस ट्रांसपोर्टर का प्रेशर, तीसरी तरफ दाऊद गैंग के करीब माने जाने वाला असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जो बहुत ताकतवर था, वो मनिया सुरवे के खिलाफ। अब तीन ताकतें एक उस शख्स के खिलाफ लगी उसको रास्ते से हटाने के लिए। और अब ये था कि उसको ढूंढा कैसे जाए। तो क्राइम ब्रांच की ये मनिया सुरवे के एनकाउंटर के पहले 2 महीने तक क्राइम ब्रांच की 4 डिफरेंट किस्म की टीम्स मनिया सुरवे को ढूंढने के लिए लगी, लेकिन किसी को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। हमेशा खबर ये मिलती थी कि मनिया वहाँ पे है, जब तक पुलिस पहुँचती थी वो गोल हो जाता था, गायब हो जाता था। तो उनमें से एक ऑफिसर जो रणबीर लेखा के भी करीब था और उसका कहीं ना कहीं डी कंपनी से भी पुराना कोई लगाव था, बाद में उसको साइडलाइन किया गया, रिटायर भी हो गया। उस आदमी को टिप ऑफ मिलती है कि मनिया सुरवे 11 जनवरी को 1982 को बडाला के अंबेडकर कॉलेज के बाहर अपनी गर्लफ्रेंड जिसका नाम विद्या था उसको मिलने के लिए 1 और 1:30 बजे के बीच में आएगा। और वो टिप उस ऑफिसर को मिलती है जो ACP रणबीर लेखा का खास आदमी था और कहीं ना कहीं वो ये गैंगस्टर कंपनी के करीब भी माना जाता था। बाद में उसको उसकी सज़ा भी मिली। खैर, तो उस शख्स का पक्की इन्फॉर्मेशन आई और क्राइम ब्रांच के 18 लोगों की टीम जो तैयार की, वो डिफरेंट जो रास्ते थे अम्बेडकर कॉलेज के 4-5 रास्ते, उनको घेरा, उन्होंने रोक के रखा। लेकिन जो 4 आदमी जिन्होंने अंडर द स्कीम प्लानिंग के नीचे मनिया सुरवे को घेरना था, उनके नाम सब आपको मालूम है। इंस्पेक्टर इसाक बागवान, सब इंस्पेक्टर तांबट, सब इंस्पेक्टर भीड़े और साथ में संजय परांडे। मैं सबको जानता हूँ, चारों को बड़ी अच्छी तरह, बहुत साल काम किया साथ में। तो ये चारों आदमी एक इम्पोर्टेड गाड़ी लेके उस जगह पे जाते हैं, पुलिस का व्हीकल लेके नहीं जाते। और कहा जाता है कि वो गाड़ी जो इम्पोर्टेड गाड़ी थी वो भी उसी ट्रांसपोर्टर ने सप्लाई की थी जो चाहता था कि मनिया सुरवे को मार दिया जाए। तो ये चारों फोर्सेस रल के उस आदमी को घेरा गया और वहाँ पे जब मनिया सुरवे सोमवार का दिन था 11 जनवरी 1982, उसको वहाँ पे जब वो टैक्सी से उतरा, चैलेंज किया गया पुलिस की तरफ से और गोलियां चलाई गई इसाक बागवान और इंस्पेक्टर तांबट ने। इंस्पेक्टर भीड़े और संजय परांडे ने कोई गोली नहीं चलाई। कोई और पुलिस वाला वहाँ पे नहीं था, वो सब दूर गलियों के किनारों पे रुके थे कि अगर कहीं मनिया सुरवे भाग के इन चारों के हाथ से निकल जाता है तो इनको घेरने के लिए बंदोबस्त दूर रखा गया था। और इसको जो गोलियां लगी, इसको इंजर्ड करके, वो भी बात बहुत गलत है जो आम लोग कहते हैं कि एक एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल में लेके गए, वो भी नहीं, कोई एम्बुलेंस नहीं थी। पुलिस की जीप में डाल के इसको हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ इसको डेड डिक्लेयर किया गया। तो ये उस शख्स की कहानी थी जो बुरी तरह से बड़े ताकतवर दुश्मनों में घिर गया और वो उस बंदियों को तरह है जिसको अंदर जाने का रास्ता तो मालूम था चक्रव्यूह का, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता मालूम नहीं था। उस चक्कर में वो आदमी मनिया सुरवे, और वो पहला एनकाउंटर नहीं था, वे भी मैं आपको क्लियर कर दूं। उसके पहले इंस्पेक्टर दाभोलकर जो नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज थे, उन्होंने एक बहुत शातिर क्रिमिनल को नागपाड़ा की सड़कों पे दौड़ दौड़ के उसका पीछा करके एनकाउंटर किया था। वो किस्सा फिर कभी सुनाऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। सुनते रहिए बलजीत परमार पर यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए सबका शुक्रिया, धन्यवाद।